हम आज बीएससी एजी पार्ट सेकंड में लाइव स्टॉक प्रोडक्शन पोल्ट्री मैनेजमेंट कोर्स में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। उसमें कंटिन्यूएशन में आज जो थॉइंग ऑफ सीमेन है उसके लिए कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, एआई गन जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसको हम कैसे तैयार करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एआई एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का डिटेक्शन, उसका निर्धारण। तो सर्वप्रथम प्रभावी द्रवीकरण या थॉइंग हेतु ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें हैं। फ्रोजन थॉइंग ऑफ फ्रोजन सीमेन के लिए टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, उचित टेम्परेचर होना चाहिए, राइट टाइम, उचित समय, और स्ट्रा हमेशा 8 इंच लंबी फोर्सेप की सहायता से निकालें। जो उसकी स्ट्रा है वो हमेशा 8 इंच लंबी फोर्सेप की सहायता से बाहर निकालनी चाहिए। संपूर्ण स्ट्रा पर समान एवं गतिशील गर्मी प्राप्त हो, टेम्परेचर एक समान होना चाहिए स्ट्रा पर, और थॉविंग के समय पानी के ऊपर तैर रही स्ट्रा का उपयोग में न लें। और जो द्रवीकृत जो सीमेन है, जो द्रवीकृत वीर्य गन तथा मादा योनि का तापमान 5 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए, जिससे शुक्राणु तापघात से बच सके। भैंस के शुक्राणु बहुत नाजुक होते हैं, सरलता से हीट स्ट्रोक से तापघात से प्रभावित हो जाते हैं, और द्रवीकरण पश्चात किसी कारणवश स्ट्रा का उपयोग नहीं किया जा सका तो उसे नष्ट कर दें, पुनः उस क्रायोकेन में नहीं रखना चाहिए। तो ये तो था कि जैसे थॉविंग ऑफ फ्रोजन सीमेन के लिए कौन कौन सी ध्यान रख के बातें हैं। अब है प्रिपरेशन ऑफ एआई गन। एआई गन का हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे तैयार करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए जो एआई गन है एक महत्वपूर्ण एपरेटस है। इसकी सहायता से जो फ्रोजन सीमेन है, जो लिक्विड जो फ्रोजन सीमेन है या जो द्रवीकृत वीर्य को मादा जनन अंग में निश्चित स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो इसको कैसे तैयार करते हैं, जैसे सबसे पहले एआई गन, प्रयोग में आने वाले एआई गन का तापक्रम उचित, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो। यदि सर्दी का मौसम है तो ठंडी गन को हथेलियों के बीच में रगड़ेंगे तथा गर्मियों के मौसम में छायादार स्थान पर रखेंगे। साथ ही साथ इसका जो शुष्क द्रवीकृत स्ट्रा के लोडिंग एंड को अंगूठे व अंगुली के बीच 3-4 बार दबाएंगे। गन में से प्लंजर को थोड़ा बाहर निकालें एवं लोडिंग एंड की तरफ से स्ट्रा को गन में डालें तथा गन को सीधा रखें। इसमें कैसे डालेंगे, गन में से प्लंजर को थोड़ा बाहर निकालेंगे और जो लोडिंग एंड है उसमें स्ट्रा को गन में डालेंगे और गन को सीधा रखेंगे। इसके पश्चात स्ट्रा की लेबोरेटरी सील को 1 सेंटीमीटर नीचे से कैंची की सहायता से सीधा 90 डिग्री कोण पर काटेंगे। ध्यान हम ये रखेंगे कि इसका कट तिरछा नहीं होना चाहिए। इसके पश्चात संक्रमण रहित शीत का कट एंड से पकड़कर गन पर चढ़ाएं तथा शीघ्र की पकड़ मजबूत करने के लिए ओ रिंग में प्रवेश कराएं। जो संक्रमण शीत है को इसके कट एंड को पकड़कर गन पर चढ़ाएंगे तथा शीत को पकड़कर मजबूत करने के लिए ओ रिंग में प्रवेश कराएं। स्ट्रा का कटा हुआ सिरा शीत के ऊपर टेपर एंड में पूरी तरह फंसा होना चाहिए। यदि दोनों के बीच में स्थान है तो शीघ्र कट एंड थोड़ा सा काट कर शीत को थोड़ा छोटा कर लें, अन्यथा क्या होगा इसमें कानून जैसे इसमें अन्यथा क्या होगा कि वीर्य छोड़ते समय वीर्य का कुछ भाग शीत के बीच में रह जाएगा। गन का प्लंजर थोड़ा सा बाहर निकला हुआ उससे दबाएं जिससे कि स्ट्रा प्लग के संपर्क में आ जाएं। थोड़ा और दबाने पर
इसमें क्या होगा, सीमेन की बूंद शीत पर आना गन के उचित लोड होने का द्योतक है। इस विधि में गन कृत्रिम गर्भाधान हेतु पूरी तरह तैयार है। तो गन तैयार हुई, उसके लिए क्या करेंगे कि जैसे जो गन का प्लंजर से थोड़ा बाहर निकला हुआ उसे दबाएं, जिससे कि स्ट्रॉप प्लग के संपर्क में आ जाए, और थोड़ा और दबाने पर सीमेन की बूंद बाहर आना गन के उचित लोड का द्योतक है। इस प्रकार गन को EI के लिए तैयार करते हैं। अब है कि कृत्रिम गर्भाधान का हम डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। कृत्रिम गर्भाधान के उचित परिणाम हेतु मादा में गर्भाधान से पूर्व सही समय का आकलन अत्यंत आवश्यक है। कृत्रिम गर्भाधान की दृष्टि से मध्यकाल सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इन EI के उचित परिणाम हेतु मादा में गर्भाधान से पूर्व उसके सही समय का आकलन अत्यंत आवश्यक है। कृत्रिम गर्भाधान की दृष्टि से ईस्ट्रस सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। कृत्रिम गर्भाधान करने वाले का पशुपालक कृत्रिम गर्भाधान करने वाले को पशुपालक से मद संबंधित संपूर्ण जानकारी हासिल करने के पश्चात मादा व्यवहार के आए हुए परिवर्तन और जनन अंगों में आए हुए परिवर्तनों का परीक्षण कर कृत्रिम गर्भाधान हेतु निर्धारण करना चाहिए। यानी जैसे गाय भैंस को हम EI कराएंगे, उससे पहले हमको उसका स्ट्रेस की पता होना चाहिए, उसके मद का पता होना चाहिए और उसके व्यवहार का पता होना चाहिए। उसके पश्चात ही हम EI उसको कराएंगे। तो जैसा कि इसमें दिखाया गया कि जनन अंगों जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं में यदि चेंजेस हो रहे हैं के अनुसार गाय भैंस में क्या होता है कि ईस्टर साइकिल 21 दिन में रिपीट होता है, जो कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और स्टस सेक्सुअल रिसेप्टिविटी, स्टस में क्या होता है कि पहचानने के लिए स्टस मध्यचक्र में जो सेक्सुअल रिसेप्टिविटी जो लैंगिक ग्रहणशीलता है उसकी अवस्था में पशु आ जाता है। और हीट में आई हुई मादा को पहचानने के लिए प्रातः मॉर्निंग और सायंकाल उसका ऑब्जर्वेशन करना आवश्यक है। गाय भैंस में मध्यकाल समाप्त होने के 10 घंटे पश्चात ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन कब होता है? काऊ एंड बफेलो में जब हीट एंड होती है उसके 10 घंटे पश्चात ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन के पश्चात ओविडक्ट में पहुँचे ओवा का निषेचन 6 से 8 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए। फर्टिलाइजेशन कब यानी 6 से 8 घंटे में हो जाना चाहिए ओवुलेशन के पश्चात। और अधिकांश मादा पशु जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें शुक्राणु की जीवन अवधि निषेचन क्षमता लगभग 24 घंटे तक रहती है। अधिकांश जो फीमेल एनिमल्स है, जो मादा पशु है, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो स्पर्म की लॉन्गिविटी है या उसकी जीवन अवधि है वो 24 घंटे तक रहती है। और स्पर्म को गर्भाशय तथा ओविडक्ट तक पहुंचने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। और ओविडक्ट में पहुंचने के पश्चात भी जो स्पर्म को निषेचन योग्य बनने में 6 से 8 घंटे का समय लगता है। ओविडक्ट में सीमेन पहुंच गया, उसके पश्चात भी उसको इंसिमिनेट करने योग्य बनने में 6 से 8 घंटे का समय लगता है। गर्भाशय तथा ओवरी में सीमेन में निषेचन योग्य बनने में होने वाले परिवर्तनों को शुक्राणु का कैपिसिटेशन सामर्थ्यकरण कहते हैं। और यदि गाय, हम ये ध्यान रखेंगे कि काऊ यदि सुबह हीट में आई है तो उसे इंसिमिनेटें उसी शाम को हम उसको इंसिमिनेट कराएंगे। यदि दोपहर से शाम के मध्य में यदि हीट में आई है तो उसे इंसिमिनेट दूसरे दिन सुबह कराते हैं। इसमें जैसे इंसिमिनेट गाय के हीट आने के तुरंत पश्चात नहीं कराया, जैसे सुबह यदि गाय हीट में आई है तो उसको इंसिमिनेशन शाम को कराएंगे, और दोपहर या शाम को हीट में आई तो नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग उसको इंसिमिनेट कराएंगे। बफेलो भैंसें अधिकतर अर्धरात्रि मिडनाइट से लेकर सुबह के मध्य हीट में आती है। अतः भैंस में गर्भधारण के लिए 2 बार EI किया जाना चाहिए।
उचित रहता है। ये 2 बार एआई भैंस में 2 बार एआई कराना उचित रहता है। कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयुक्त अवधि प्रारंभ होने से 12 से 8 घंटे के मध्य होती है। तो इस प्रकार हम एआई टेक्निक और उसकी एक प्रिपरेशन ऑफ एआई और कृत्रिम गर्भाधान का निर्धारण के बारे में हमने आज स्टडी किया। थैंक यू।